नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। गुरुवार का दिन है, वीकली एक्सपायरी है एंड मोर इम्पोर्टेंटली अरमान, हमें ये देखना है कि आज आरबीआई पॉलिसी की जो मेगा कवरेज है, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा और यहाँ पर जो फैसला आता हुआ दिखेगा 80% जानकार, जैसे कि हमने हेडलाइन में बताया कि 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त का अनुमान तो कर चल रहे हैं, पर आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर क्या कमेंट्री निकल कर आती है गवर्नर साहब की तरफ से और आगे के लिए किस तरह से यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जो आरबीआई पॉलिसी में गवर्नर साहब कहेंगे और जो उसके बाद जो कमेंट्री आएगी हमारे गेस्ट के साथ, गेस्ट क्या कहते हैं, उनका व्यू क्या रहता है आगे के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से, इन्फ्लेशन डेटा के हिसाब से, ये सारे आंकड़े काफ़ी जो है इंडिकेटिव बनेंगे हमारे बाजारों के लिए, काफ़ी अहम हो जाएंगे। वीकली एक्सपायरी का दिन ये भी मैंने आपको बता दिया, पर कल के जो क्यूज थे वो कैसे थे, एक तो ग्लोबल मार्केट्स के, वहां पर चर्चा कर लेते हैं, साथ ही एफआईआईज की तरफ से थोड़ा सा खरीदारी का रुझान तो अब बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो देखना होगा कि इसका सेटअप क्या बनता है। बट फिलहाल जो एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है वो करीब 50-60 अंकों की गिरावट है और जब हम शुरुआत कर रहे थे पर अभी वो रिड्यूस हो गया है, लगभग 30 अंकों की गिरावट के साथ एसजीएक्स निफ्टी कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी निचले स्तरों से अच्छी गेंस दिखाते हुए दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं मूड माहौल थोड़ा सा सुधार है उसमें, बट लार्जली अगर आप कल के सत्र में अमेरिकी बाजारों पर नजर डालें तो डाउ जोन्स ये थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आया था आखिरी 1.5-2 घंटे में, क्योंकि जिस तरह से पेरोल डेटा, प्राइवेट पेरोल डेटा आए थे वो अनुमान से काफी कमजोर थे, तो जो रिसेशन फियर्स हैं वो बढ़ते हुए दिखे थे, जिस कारण आपको ग्लोबल सेटअप थोड़ा सा कमजोरी, आज सुबह भी हम एशियन मार्केट्स देखेंगे तो वहां पर गिरावट का रुझान ही देखने को मिलेगा आपको। नैस्डैक कल के सत्र में 1% से ज्यादा की गिरावट वहां पर भी थी, एप्पल जैसे स्टॉक पर भी आपको अच्छा खासा फॉल आता हुआ नजर आया, तो कहीं ना कहीं आज हो सकता है कि टेक शेयर जो कल के सत्र में काफी अच्छी तेजी दिखा रहे थे, थोड़ी सी मुनाफा वसूली आज वहां पर हमें देखने को मिल सकती है। बट लार्जली यूरोपियन मार्केट्स की तरफ भी क्विकली एक नजर डाल लेते हैं। मिला जुला रुझान वहां पर देखने को मिला था, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं था, 0.3-0.4% के ऊपर नीचे यहां पर आपको ये लेवल्स आते हुए दिखे थे। जहां तक कच्चे तेल की बात है वहां पर भी सपाट सा सिनेरियो कल के सत्र में बना हुआ था, कोई खास इंडिकेशंस नहीं थे, पर एफआईआईज की जो मैं पोजीशन आपको बता रहा था, यहां पर आप देखिए 800 करोड़ रुपए की खरीदारी होती हुई दिखी है कैश मार्केट में, तो देखना है कि यहां पर इसका जो इंडिकेशंस है या फिर इसके जो संकेत है आगे चलकर किस तरह से बैठते हैं भारतीय बाजारों के लिए। वैसे भी जिस तरह का अभी मूड माहौल है, काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी हम झेल चुके हैं, पर अब हो सकता है कि आगे चलकर हम एक स्टेबल मार्केट की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। तो सेटअप जो है काफी मिला जुला है, एसजीएक्स निफ्टी की इंडिकेशंस भी यही बता रही है। इस बीच हमें अपनी टीम्स कैसे बनानी है, काफी डिफिकल्टी भी थी क्योंकि अब रिजल्ट सीजन भी शुरू होने वाला है, खबरों का थोड़ा सा अभाव है, बट जो खबरें थी वो अरमान ने ऑलरेडी ले ली है, तो ज्यादा कुछ मेरे पास खबरें तो थी नहीं, बट कुछ जो क्यूज आ रहे थे सेक्टर रिलेटेड उससे जुड़े हुए कुछ तो स्टॉक्स मैंने लिए ही हैं और टीम्स में, और वो मेरा कन्विक्शन है, अरमान का कन्विक्शन तो डेफिनेटली न्यूज पर है ही। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले जो कैश मार्केट में हमने स्टॉक चुना है, अरमान न्यूज के दम पर कौन सा स्टॉक है आपका? न्यूज के दम पे मैं स्टॉक बताऊंगा पर खबरों के दम पे जो आपने मेरे साथ गेम करा है वो भी मैं डाल दूंगा ट्विटर पर। तो देखिए, अब उसके साथ साथ आपने आरबीआई पॉलिसी की बात करी, तो जो मेगा कवरेज हमारा हो रहा है वो तो है ही सही, पर एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आपको ध्यान रखना होगा, पिछली बार जब अगर आप देखेंगे तो जो डॉलर का जो बेस रेट था वो $100 लिया था, फिर उसको घटा के $95 लिया था, और अब तो हम क्लोजिंग के आसपास भी है, क्लोजिंग हो चुकी है, तो अब देखते हैं कि वो बेस रेट किस हिसाब से लेते हैं, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि आप रशिया से भी ले रहे हैं तो वो जो सस्ता मिल रहा है उसके बावजूद हमने 95 के आसपास लिया था, तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो बेस रेट में कुछ रिविजन करते हैं। अब आती है बात कैश के स्टॉक पे, अगर जो सबसे पहले जो मैंने कैश में स्टॉक लिया है वो है बीएलएस इंटरनेशनल, क्योंकि यहाँ पर एक खबर आई है। खबर क्या आई है? क्योंकि उन्होंने थाईलैंड के साथ EVOA किया है। EVOA क्या चीज है? इलेक्ट्रॉनिक वीजा ऑन अराइवल, और ये थाईलैंड जैसी कंट्री है उनके साथ ये करते हुए दिखे हैं, और उनका ये भी उसमें ये चीज बता रहे हैं कि आने वाले सीजन में वीजा के लगभग 75,000 से अधिक आवेदन जो हैं वो आने वाले हैं। उस हिसाब से बीएलएस इंटरनेशनल यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कल के सत्र में भी आपको लगभग फ्लैट आपको मूवमेंट देखने को मिला था। उस हिसाब से आज यहाँ पर बेट लगा सकते हैं, इसलिए बीएलएस इंटरनेशनल टारगेट रखेंगे 170 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 164.5 का। बिल्कुल, तो चलिए अरमान, बीएलएस इंटरनेशनल यहाँ पर खबर डेफिनेटली इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, तो देखना होगा कि आज अगर बाजार का मूड माहौल अच्छा रहा, सेटअप
पॉलिसी के बाद भी यह हो सकता है कि आप यहाँ पर कॉल लेकर चल सकते हैं, क्योंकि उसके पहले हो सकता है कि बाजार जो है ऑलमोस्ट स्टेबल साइड पर ही ट्रेड करता हुआ नजर आए। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको नहीं नजर आ सकता है रिएक्शन का, पर जो खबर है उसके बेसिस पर BLS इंटरनेशनल साफ तौर पर एक अच्छा बेट आज के दिन में रह सकता है। तो चलिए, कैश सेगमेंट में अरमान ने BLS इंटरनेशनल लिया। मेरी तरफ से है कॉफी से जुड़ा हुआ शेयर, वो है CCL प्रोडक्ट्स। और सेंटिमेंटली काफी ज्यादा पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है पूरे के पूरे कॉफी स्पेस के लिए। इनफैक्ट क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मई का रोबस्टा कॉफी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहां पर ऑलमोस्ट 2.5 से 3% तक की तेजी हमें देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह का अभी कॉफी के लिए अब मूड माहौल बना हुआ है, 7 महीने की ऊंचाइयों पर अब कॉफी की कीमतें ग्लोबल मार्केट्स में पहुंचती हुई नजर आ रही है। इस वजह से CCL प्रोडक्ट्स समेत तमाम जितने भी कॉफी से जुड़े हुए स्टॉक्स है वहां पर आज आपको फोकस रखना है। अच्छी तेजी बन सकती है। खरीदारी कर चलिए। 585 रुपए के टारगेट के लिए 563 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ, और वहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर्स में हमने कौन से स्टॉक्स लिए हैं। तो आज का फ्यूचर्स में मेरी तरफ से बिकवाली का कॉल है, और यहां पर ये कॉल है भारत फोर्ज पर। अब आप देखिए, यहां पर क्लास 8 ट्रक्स के डेटा भी आते हुए दिखे थे। वहां पर भी कल के सत्र में इस वजह से कमजोरी थी। कल के सत्र में भी जो चार्ट सेटअप था, इस कारण आपको 1 से 1.5% तक की गिरावट भी ये दिखाते हुए नजर आए। एंड लार्जली अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर भी देखेंगे, चाहे 5 डे हो, 3 मंथ्स हो, 6 मंथ्स, 1 ईयर, यहां पर आपको गिरावट का ट्रेंड ही आता हुआ दिखेगा। 885 रुपए के लेवल से अब देखिए लुढ़कता हुआ ये 762 के आसपास आ चुका है। तो 740 रुपए मुझे लग रहा है कि अब इसका ये अगला टारगेट बनना चाहिए। तो यहां पर आपको बिकवाली करने की राय है, पर 772 रुपए का स्टॉप लॉस भी आपको नहीं भूलना है। तो फ्यूचर्स में मेरी तरफ से भारत फोर्ज बिकवाली की राय। देखिए, फ्यूचर्स में जो मैंने स्टॉक लिया है वो है बलरामपुर चीनी। अब उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप देखें व्हाइट शुगर जो कि हम खाते हैं वो 11 साल के उच्चतम स्तर पर है, और उसी के साथ साथ IC रो शुगर की बात करें तो वो 7 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर है। अगर आप सिर्फ 8 ट्रेडिंग सेशंस देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, या फिर आप अगर पिछले 7 दिनों की बात करें तो लगभग 10% के आसपास का आपको बढ़िया जो उछाल है वहाँ पर आता हुआ दिखा है। तो ये सारा अगर आप देखेंगे, ये सारी स्पेस अगर आप शुगर स्पेस पे ही कंपैरेटिवली आज हो सकता है कि इस न्यूज़ पे, इस अपडेट के बल पर आपको सारा जो न्यूज़ फ्लो है इसके लिए, शुगर स्पेस के लिए आपको अच्छे खासे न्यूज़ फ्लो मूवमेंट आता हुआ दिखे। इसलिए बलरामपुर चीनी यहाँ पर बाय करेंगे, और टारगेट रखेंगे 423 का, और स्टॉप लॉस रखेंगे 406 का। ऑप्शंस के हिसाब से जो मैंने स्टॉक चुना है वो है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, क्योंकि यहाँ पर एक अपडेट आया है। अपडेट क्या है, अगर इनका Q4 का आप इनका अपडेट देखेंगे, अपडेट काफ़ी बढ़िया कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो आता हुआ दिख रहा है, जिसमें डिसबर्समेंट 65% बढ़कर आए हैं। वहीं आप होम लोन्स का डिसबर्समेंट लगभग 1400 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है, और कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करें तो वो लगभग 130% के आसपास आती हुई दिखी है। तो और उसी के साथ साथ व्हीकल्स बिजनेस में भी डिसबर्समेंट, अगर ओवरऑल सारे डिसबर्समेंट की बात करें, जिस भी स्पेस के डिसबर्समेंट है, सब जगह आपको अच्छा खासा जो है ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिख रही है। उस हिसाब से यहाँ पर जो है अच्छा मोमेंटम बन सकता है। इसलिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस में कॉल ऑप्शन जो है 780 का लगभग 19.8 पर मिल रहा है, उसको खरीदेंगे। टारगेट रखेंगे 26 का, और स्टॉप लॉस रखेंगे 17.8 का। चलिए, मेरी तरफ से है बेस्ट ऑप्शन कैटेगरी में फार्मा स्पेस की कंपनी औरबिंदो फार्मा। काफ़ी दिनों के बाद अब ये फार्मा काउंटर रेडार पर आया। इसके पहले सन फार्मा भी हमने आपको बताया था, डिविज लैब पर भी अपना फोकस बना था, पर यहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट अब बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट मैक्वेरी ने काफ़ी सारे स्टॉक्स पर अपने जो लेवल्स हैं वो निकालते हुए नजर आए थे, बट लार्जली मुझे एक और फोकस लिस्ट में आया था औरबिंदो फार्मा, इसलिए भी क्योंकि अंडर परफॉर्म की रेटिंग पहले ये दे रहे थे, और अब रेटिंग सीधे इन्होंने बढ़ाकर आउट परफॉर्म की कर दी है। तो अंडर परफॉर्म से आउट परफॉर्म की रेटिंग एक बहुत ही पॉजिटिव साइन माना जाता है जब कोई भी ब्रोकरेज रिपोर्ट ऐसे करती है। और टारगेट्स भी यहाँ पर बढ़ाए गए हैं, 430 से बढ़ाकर 600 रुपए के टारगेट्स अब औरबिंदो फार्मा पे आ रहे हैं। हालांकि अगर आप मौजूदा भाव इसका देखेंगे तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर 10 से 12% के गेन्स ही आते हुए दिख रहे हैं, अगर साल भर के टारगेट के कंसिडर कर चले तो। बट फार्मा स्पेस है, डिफेंसिव स्पेस है, और जो टारगेट्स यहाँ पर रेस किए हैं, लार्जली रेटिंग जो अपग्रेड हुई है उस वजह से मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर इंट्राडे प्ले बन सकता है। तो डेफिनेटली इसको आप खरीदारी कर चलिए, और वो भी ऑप्शन के जरिए मैं दे रहा हूँ। 525 रुपए का नियरली एट द मनी कॉल ऑप्शन है ये, 14.5 रुपए पर उपलब्ध है। 30 रुपए का टारगेट बनाकर चले, 9 रुपए आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, ऑप्शन कैटेगरी भी पूरी हो गई है, बढ़ते हैं अगली कैटेगरी। वो कौन सी है? टेक्निकल चार्ट्स की। अब टेक्निकल चार्ट्स पर मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर ही इसका फंडामेंटली सिनेरियो खराब लग रहा है। अगर आप आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल का 1 साल का चार्ट भी निकाल कर देखेंगे
तो ऊपरी स्तरों से जिस तरह की गिरावट इस काउंटर ने दिखाई है वो क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि ये नेगेटिव टेरिटरी में अब फिसलता जा रहा है और लगातार गिरावट, आपको कोई भी लेवल में यहाँ पर आप देखिए रिकवरी देखने को नहीं मिली है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल जिस तरह के लेवल्स अभी हैं और आगे चलकर भी जो लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर बनना चाहिए वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर ही इंडिकेट कर रहा है। और वैसे भी अगर आप डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की बात करेंगे तो देश में भी और ग्लोबल स्तरों पर भी मूड माहौल ऐसा बना हुआ है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को थोड़ा सा कट ऑफ किया जा रहा है जितने भी कंज्यूमर स्पेंडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो डिमांड सिनेरियो आगे चलकर थोड़ा सा वीक इंडिकेट कर रहा है और इसी वजह से ABFRL यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। बिकवाली करनी है 200 रुपए के टारगेट के लिए, 210 रुपए आपका स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए टेक्निकली अगर मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है असीलिया सॉल्यूशन। और मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने कुछ समय पहले ही, अगर आप देखेंगे मुश्किल से 20 या 20 दिन हुए होंगे, उसके पहले मैंने ये आपको फंडामेंटल या इन्वेस्टमेंट में आपको ये पिक दिया था। 1 साल के लिए दिया था जब वो लगभग 1070 के आसपास था और 1300 के टारगेट दिए थे, वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। उस हिसाब से अब मैं इसको फंडामेंटली तो नहीं, मैं फंडामेंटली मैं इनका रिजल्ट का इंतजार करूंगा, उसके बाद वापस इसको रिव्यू करेंगे। पर टेक्निकली अगर आप देखें तो वो जो तेजी आई है वो शायद मोमेंटम जो है वहां पर वो कंटिन्यू रह सकता है। सिर्फ उस बेसिस पर आज टेक्निकली के हिसाब से मैं इसमें कॉल दे रहा हूं। असीलिया सॉल्यूशन टारगेट रखेंगे 1345 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1292 का। फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है नितिन स्पिनर्स। अब एक चीज देखिए, इसमें कई सारी चीजें हैं। अगर आप कुल मिला के अगर आप FY11 से लेकर अभी तक का FY22 तक का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे, इस कंपनी ने किसी भी साल में जो पिछला रेवेन्यू है उससे इस साल का रेवेन्यू कम नहीं हुआ है। वर्स्ट से वर्स्ट आप अगर आप यान कंपनीज को देखते हैं जिनके पास स्पिंडल होता है, वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, क्योंकि वो जो कॉटन का जो आपका प्रोडक्शन होता है उस पर काफ़ी सारा डिपेंडेंस होता है। इसलिए अगर आप देखेंगे ये कंपनी FY11 से लेकर आप अभी तक देख लिए वर्स्ट से वर्स्ट के सिनेरियो में इन्होंने 11% का मार्जिन दिया है। कितना? 11% का मार्जिन। वर्स्ट से वर्स्ट के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। उसी के साथ साथ ये कंपनी लगातार जो है कैपेक्स करती हुई जा रही है। कल ही हमने आपको एक लिंक में ये भी बताया था कि अगर आप देखें जो पहले कॉटन के दाम थे लगभग 1 लाख के आसपास थे, वो गिरकर अगर आप देखेंगे 50-60 हज़ार के आसपास आते हुए दिखे थे। और उसी के साथ साथ अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि लगभग वो 60 हज़ार के आसपास ही रह सकते हैं। उसमें अगर आप लो क्वालिटी का देखेंगे तो वो 47,000 के आसपास है, पर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 60 हज़ार के आसपास है। और अगर आप ग्लोबली भी प्राइसेस देखेंगे तो लगभग आप 7-8 हफ्ते के आसपास अगर आप देखें तो लगभग वो प्राइसेस मेंटेन हो सकते हैं। और इन कंपनियों के लिए, इन सारी कंपनियों के लिए जो स्पिंडल्स हैं, जो यान बनाती हैं, उनके लिए अगर आप देखेंगे, मैंने FY14 का एक एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहां पर FY14 के लिए सारी कंपनियों के लिए एक लैंडमार्क ईयर रहा था। क्यों? उसका रीजन, क्योंकि अगर आप देखेंगे कॉटन प्राइसेस स्टेबल, एक्सपोर्ट पर फोकस, और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इन चीज़ों का यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखा था। तो अब मेरे को स्टेबल कॉटन प्राइसेस तो ऑलरेडी जो अनुमान लगा रहे हैं वो तो हो ही रहा है। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट क्या बोल रही है? गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जो एक्सपोर्ट पर उनका खासा फोकस है और एक्सपोर्ट को कई गुना जो है वो बढ़ाना चाहते हैं और आने वाले 8 साल में लगभग 3 गुना जो है वो लगभग अगर आप ओवरऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कर सकते हैं, उस हिसाब से ये मुझे बहुत बढ़िया बैट मिल जाता है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इनका जो कैपेसिटी एक्सपांशन है वो भी चल रहा है, लगभग 955 1000 करोड़ का 950 करोड़ का आसपास एक्सपांशन है, जिसमें कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो FY24 के आसपास आपको पूरे खत्म होते हुए दिखेंगे। लगातार एक्सपांशन करती है, बढ़िया वैल्यूएशन है। ये मैंने पहले दिया था, 265 का टारगेट दिया था, अब मैं यहाँ पर इसको टारगेट को रिवाइज कर रहा हूँ, 290 का टारगेट दे रहा हूँ। पर ध्यान रखिए अगर यहाँ पे आपको गिरावट आती है तो मैं अवधि 1 साल की दे रहा हूं, पर मैं चाहता हूं कि ये एक SIP के मोड पर लंबी और अवधि के लिए इसको लिया जा सकता है, क्योंकि स्पेस में काफी बढ़िया स्टॉक है। तो फंडामेंटली मुझे नितिन स्पिनर्स काफी बढ़िया लग रहा है। टारगेट रखेंगे 290 का और ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। चलिए, तो नितिन स्पिनर्स फंडामेंटल स्टॉक का अच्छा बन रहा है। यहाँ पर जो क्यूज आ रहे हैं अरमान की तरफ से वो काफ़ी सपोर्टिव है। आगे चलकर यहाँ पर स्टॉक प्राइस के हिसाब से आपको अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए, फंडा पिक में मेरी तरफ से है एवेन्यू सुपरमार्ट है। यहाँ पर खरीदारी करने के मौके बन सकते हैं। हालांकि अगर आप जिस तरह की ग्रोथ रही है, अगर आप कंसिस्टेंसी के हिसाब से बात करेंगे तो 20% से ज़्यादा की ग्रोथ अगेन इस तिमाही में इसने सालाना आधार पर दी है। पर अगर आप क्वार्टर कंपेयर करेंगे, यानी कि जो पिछली तिमाही में YOY ग्रोथ था
वो करीबन 25% का था और इस बारी ये जो ग्रोथ है वो 20 से 21% का आता हुआ नजर आया है। तो ग्रोथ रिलेटिवली अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर YOY ग्रोथ देखेंगे तो वो थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ नजर आया, बट लार्जली जो पिक्चर बन रही है अभी भी कंजम्पशन स्टोरी एवेन्यू सुपरमार्ट्स की इंटैक्ट है। तो रिटेल चेन है और यहाँ पर 20% से ज़्यादा की ग्रोथ ऑलरेडी ये अभी भी इस तिमाही में देते हुए नजर आ रहे हैं। स्टोर काउंट भी इनके 324 अब हो गए हैं, पिछले तिमाही में ये 306 का स्टोर काउंट था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आज भाव चाहे जो भी आए, आपको अच्छी लॉन्ग टर्म बेट प्ले करनी है तो एवेन्यू सुपरमार्ट एक कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर रहा है। अगले 12 महीनों में 4,000 रुपए के टारगेट्स कंजर्वेटिवली मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है कि आपको 4200 या 4300 रुपए के लेवल्स भी आते हुए नजर आए, पर अभी जो इमीडिएट टारगेट होगा अगले एक साल के लिए वो 4,000 रुपए के टारगेट्स होंगे। तो एवेन्यू सुपरमार्ट आप खरीदारी यहाँ पर करके चल सकते हैं। यही नहीं, मैक्वेरी की भी आउट परफॉर्म रेटिंग है, इन्होंने मेंटेन की है और 4,450 रुपए के टारगेट्स ये भी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी हो सकती है। यही नहीं, आपको अब बढ़ते हैं अपनी जो अगली कैटेगरी है वो है IPL स्टॉक, और IPL स्टॉक में फंडा पिक के बाद मेरी तरफ से है हीरो मोटोकॉर्प का काउंटर। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि टू व्हीलर स्पेस में तो दिग्गज कंपनी है ही और जो लेवल्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर अब मैं 2200-2300 रुपए के लेवल्स देखूँ तो उसके बाद से आप देखिए ऑलमोस्ट 100-150 रुपए का उछाल ऑलरेडी इस काउंटर ने दिखा दिया है। एंड मार्च महीने के जो ऑटो बिक्री आंकड़े इनके आते हुए दिखे हैं वो एक सरप्राइज था, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि डिमांड रिकवरी जो रूरल स्पेस में है वो इतनी जल्दी हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ है तो वो डेटा में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि डीलर्स जो हैं अपने स्तरों पर इन्वेंट्रीज बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आगे उनको एक्सपेक्टेशन से कि यहाँ पर जो डिमांड है वो अच्छी आने वाली है। और इसी वजह से हमने देखा कि वहाँ पर सिग्निफिकेंट ग्रोथ आपको मार्च के महीने में आती हुई नजर आई। इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प एक आउट परफॉर्मर निकल कर आया पूरे के पूरे टू व्हीलर स्पेस में, जो कि इतने पिछले महीनों से इसने नहीं दिखाया था। तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लेवल्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, अच्छे एंट्री पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। साथ ही कंपनी ने कल पोस्ट मार्केट अनाउंसमेंट भी किया कि वो VRS लेकर आ रहे हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो अगर आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि इनकी जो प्रोडक्टिविटी है और जो एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल एक एजाइल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। तो एक्सपेक्टेशंस यही है आगे चलकर कि हीरो मोटोकॉर्प में अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। इथर में भी इनका सिग्निफिकेंट स्टेक है। तो सारे फैक्टर्स मुझे लग रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प के लिए अच्छे अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो भी भाव रहे आज के दिन में निचले स्तरों पे आपको अच्छी खरीदारी के मौके मिल रहे हैं। 2800 रुपए इमीडिएट टारगेट होगा, 3000 रुपए के टारगेट्स में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, पर अगले 12 महीनों में आपको यहां पर होल्ड कर ये चलना होगा। तो हीरो मोटोकॉर्प मेरी तरफ से है IPL स्टॉक। देखिए, IPL स्टॉक जो मैंने लिया है वो है RVNL, और RVNL खूब चर्चा में रहा, अच्छा खासा मूवमेंट भी आया, काफ़ी बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लगातार बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। जो 200 ट्रेन का बड़ा ऑर्डर्स है वो तो है ही सही, उसके कल ही बात कर रहे थे ना। बिल्कुल कल ही बात करेंगे, ये कल ही बात कर रहे थे। और आने वाले समय में जब तक ये लगातार ऑर्डर्स इनफ्लोज आते रहते हैं, लगातार इन पर बात होती रहेगी, क्योंकि उस स्पेस पे अगर आप देखेंगे तो सबसे बढ़िया रीज़न ये है क्योंकि इनकी एक तो ऑर्डर बुक काफ़ी बढ़िया है, और अगर आप देखेंगे अभी भी जिस स्तर पर वैल्यूएशन है वो आपको काफ़ी कंफर्ट देते हैं। और अगर इस स्तर का आपको ऑर्डर बुक दिखता है तो आपको थोड़ी बहुत भी एफिशिएंसी होती भी दिखे, जो कि मुझे लग रहा है कि कंपैरेटिवली अब सारे PSUs जो भी इन कंपनियों में उनमें एफिशिएंसी आती जाएगी, तो ये इनका री रेटिंग के लिए मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अगर आप थोड़ी बहुत भी एफिशिएंसी इन्होंने दिखा दी उस स्तर पर जहां पर लगातार मूवमेंट आता हुआ जा रहा है, तो आपके पास आउटलुक तो ऑलरेडी है, आपके पास अगर आप एफिशिएंसी दिखा दी तो थोड़ा बहुत भी मार्जिन बढ़ता है, तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया जो है इंटरेस्टिंग होता हुआ दिखेगा। तो RVNL, और सिर्फ वही जो 200 ट्रेन का ऑर्डर बुक है उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो उसके अलावा भी 11-12 ऑर्डर्स मिले हैं, जो कि लगभग अगर आप देखेंगे 2100 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है। ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे FIs लगातार 3 क्वार्टर से हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। 3 क्वार्टर Q3 अगर आप Q4 की बात करें तो 0.84% थी, फिर बढ़कर 0.95% हो गई, फिर 1.8%, फिर उसके बाद 2.5%। तो उनका भी जो है यहाँ पर इंटरेस्ट आता हुआ जा रहा है। तो अगर ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर आप हमेशा हर चीज़ को ये कंसर्न ये रहते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप करें तो RVNL आपको बाय करना होगा। ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का और टारगेट रखेंगे 90 का। खबरों के हिसाब से जो मैंने स्टॉक लिया है वो है धामपुर शुगर। अब उसका रीज़न ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जो बलरामपुर चीनी है सेम उसी का रीज़न जो है वो यहाँ पर भी रीज़न है, इसलिए शुगर के जो भाव में तेजी है वहाँ पर आपको पूरा स्पेस में मूवमेंट है, तो यहाँ पर भी मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। टारगेट रखेंगे 242.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 234 का।
चलिए, शुगर स्पेस ही आज फोकस में रहने वाला है और इसी वजह से मैंने भी एक और शुगर काउंटर डालमिया भारत शुगर ये स्टॉक भी चुना है, क्योंकि जिस तरह से ऑलरेडी शुगर की कीमतों में अरमान ने भी बताया, मैंने भी अपनी तरफ से आपको एक स्टॉक जो है पहले बताया था, माफ़ कीजिएगा, पहले CCL प्रोडक्ट्स मैंने बताया था। शुगर स्पेस में आपको यहाँ पर डालमिया भारत शुगर पर ध्यान देना है। खबर इनके लिए भी आती हुई दिख रही है कि डिस्टिलरी स्पेस के लिए ये अपने जो सेटअप है उसमें 400 करोड़ रुपए और खर्च करने वाले हैं। इनकी उत्पादन क्षमता इससे बढ़ जाएगी और साथ ही जो शुगर यूनिट है वहां पर भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और शुगर की कीमतें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बढ़ती हुई जा रही है। तो इस वजह से डालमिया भारत शुगर समेत तमाम शुगर स्पेस यहाँ पर अच्छी मजबूती दिखा सकते हैं। खरीदारी कर चलिए। यहाँ पर आपको 368 रुपए के टारगेट के लिए 352 रुपए आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बढ़ेगा। चलिए, ब्रेक के बाद ट्रेडर्स डायरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते अपनी आखिरी कैटेगरी माई चॉइस की तरफ और यहाँ पर तीनों के तीनों मेरी तरफ से अरमान खरीदारी की कॉल है, जिसमें 2 शुगर स्टॉक्स है। यहाँ पर आपको शुगर स्टॉक से एक्चुअली नजर ही नहीं हट रही है। जिस तरह से यहाँ पर लगातार कीमतें जो है 11 साल की ऊंचाई पर, 7 साल की ऊंचाई पर आपको आती हुई दिख रही है, उस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर द्वारिका शुगर सबसे पहले तो खरीदारी के मौके बनाइए। इसमें 93 रुपए के टारगेट के लिए 87 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा कॉल है आंध्रा शुगर पर, यहाँ पर भी खरीदारी कर चल सकते हैं। यहाँ पर इनफैक्ट ये दोनों काउंटर्स ही बहुत ज्यादा कल के सत्र में चलते हुए नहीं नजर आए थे, तो एक अच्छी बेट हो सकती है, क्योंकि कल भी फोकस में थे शुगर स्टॉक्स, वहां पर तेजी थी और आज भी मुझे लग रहा है कि जिस तरह के लेवल्स आ रहे हैं यहाँ पर और अच्छी तेजी बन सकती है। तो एक फॉलो ऑन मूव आपको आंध्रा शुगर पर भी आता हुआ नजर आ सकता है। 117 का टारगेट के लिए खरीदारी करें, 109 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। और आखिरी कॉल है डेल्टा कॉर्प पर। काफी महीनों के बाद इनफैक्ट ये काउंटर अब हमारे रडार पर आ रहा है। जिस तरह से हम 5 डे का अगर आप चार्ट देखेंगे तो निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी इसमें लौटती हुई दिख रही है। तो 196 रुपए के टारगेट के लिए डेल्टा कॉर्प मजबूत चार्ट स्ट्रक्चर पर खरीदारी कीजिए। 187 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। देखिए, माई चॉइस में सबसे पहला स्टॉक जो मैंने लिया है टाटा कॉफी, जिसका तर्क ऑलरेडी कुशल दे चुके हैं, जो कॉफी के दाम में तेजी आई है और फंडामेंटली अगर आप देखें तो ये एक ऐसा स्टॉक है, इनको कंपेरेटिवली सबसे ज्यादा जो है फायदा होता हुआ दिख सकता है। तो टाटा कॉफी बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे 218 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 209.5 का। दूसरा स्टॉक त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, वो भी शुगर स्पेस में जो लगातार तेजी है उसका यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखेगा। तर्क सिमिलर ही है, टारगेट रखेंगे 285.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 275 का। और तीसरा और आखिरी स्टॉक है ये है इप्का लैब। यहाँ पे ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, मैक्वायरी ने यहाँ पर अगर आप देखें तो इनको न्यूट्रल करा है अंडर परफॉर्म से। हालांकि टारगेट अगर आप देखेंगे तो करंट मार्केट प्राइस का ही है। तो यहाँ पर हम फार्मा स्पेस में ओवरऑल तेजी देखेंगे, जिस तरह मोमेंटम आएगा तो ही यहाँ पर बैठ लेना है। इसलिए इप्का लैब जो होगा वहाँ पर टारगेट रखेंगे 824 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 802 का। बिल्कुल। तो चलिए, माई चॉइस कैटेगरी भी हमने आपको डिटेल में बता दिए हैं, पर एक क्विक रिकैप सभी कैटेगरीज का तो बनता ही है। तो इसमें सबसे पहले स्टॉक है मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में CCL प्रोडक्ट्स। रोबस्टा कॉफी की कीमतों में अच्छा उछाल देखा गया है, तो यहाँ पर तेजी बन सकती है। साथ ही भारत फोर्ज चार्ट स्ट्रक्चर पर कमजोरी दिखा रहा है, तो यहाँ पर बिकवाली करे। औरबिंदो फार्मा समेत अन्य फार्मा काउंटर्स पर नजर रखिए। मैक्वेरी की पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट इस पर आती हुई दिख रही है। यही नहीं, टेक्नोपिक के आधार पर ABFRL, आदित्य बिरला फैशन यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। लगातार चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर हो रहे हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट्स Q4 अपडेट इनके ठीक ठाक आते हुए दिख रहे हैं, तो अगले 1 साल में लॉन्ग टर्म अवधि के लिए इसको आप खरीदारी कर चल सकते हैं। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प में अच्छे एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं। अच्छा प्ले है टू व्हीलर स्पेस में। आज के सत्र में एक्यूमुलेशन लेवल के लिए 2800 रुपए के टारगेट अगले 1 साल में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही डालमिया भारत शुगर खबरों में फोकस में है और साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में द्वारिका शुगर, आंध्रा शुगर और साथ साथ डेल्टा कॉर्प में आपको खरीदारी करने की राय है। और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक बन रहा है द्वारिका शुगर पर। जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में शुगर की कीमतें मल्टी ईयर हाइस पर पहुंचती हुई दिख रही है, उस वजह से ये स्टॉक में अच्छी तेजी भी बन सकती है। देखिए, कर लेते हैं रिकैप। सबसे पहले कैश में BLS इंटरनेशनल, क्योंकि इनको थाईलैंड से जो इन्होंने MOU किया है उसका फायदा होता हुआ दिखेगा। फ्यूचर्स के हिसाब से बलरामपुर चीनी जो शुगर के भाव में तेजी है उसका फायदा है। ऑप्शंस में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस बढ़िया दिख रहा है, क्योंकि जो अपडेट आए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग आए हैं। टेक्निकली असीलिया सॉल्यूशन अच्छा दिख रहा है। फंडामेंटली नितिन स्पिनर्स जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। IPL स्टॉक के हिसाब से अगर आप बात करें तो RVNL जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है खबरों के हिसाब से। दामपुर शुगर, क्योंकि वही तर्क शुगर में तेजी। और माई चॉइस में टाटा कॉफी, जो कॉफी के दाम में तेजी है उसका फायदा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग सिमिलर तर्क है, शुगर के भाव में तेजी। और अगर आप इप्का लैब की बात करें, जहां पर ब्रोकरेज रिपोर्ट में जहां पर अगर आप देखें अपग्रेड हुआ है, वहां पर अंडर परफॉर्म से न्यूट्रल। हालांकि यहाँ पे आप मूवमेंट देखेंगे उसके बाद ही लेंगे। और इन सब में अगर आप मेरा बेस्ट पिक देखेंगे तो वो है नितिन स्पिनर्स। ओवरऑल ओवर टाइम में जिस वैल्यूएशन पे है, जो एक्सपेंशन है और जिस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का तो हो चुका है रिकैप, बट बाजारों पर किस तरह की रणनीति बनानी है
काफ़ी इवेंट हैवी डे है आज के दिन में। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर हमें फोकस रखना है, उसके बाद किस तरह का मार्केट रिएक्शन आता है उस पर ध्यान देना है, और साथ ही है वीकली एक्सपायरी और ग्लोबल संकेत मिले जुले आ रहे हैं। तो तीनों ट्रिगर्स को मिक्सचर अगर आप करेंगे तो किस तरह से यहाँ पर आज आपकी रणनीति होनी चाहिए, सीधे चलते हैं समझने के लिए शेयर बाजार लाइव में दीपांशु और नेहा के पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल और गुड मॉर्निंग अरमान। बिल्कुल पॉलिसी डे है, वीकली एक्सपायरी है, इस वित्त वर्ष की पहली वीकली एक्सपायरी है, उसका भी पूरा एक्शन है और 3 दिन का वीकेंड आ रहा है तो उसकी भी खुशी है। तो आइए इन सब संकेतों के बीच बाजार की चाल कैसे रहने वाली है इस पर है हमारी नजर। शेयर बाजार लाइव ही करते हैं शुरुआत।